नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। सीसा भी एक संचयी जहर है। संचयी जहर का मतलब ऐसा तत्व जो कि हमारे शरीर में जाके संचित हो जाता है, वहां रुक जाता है, उसे हम संचयी जहर की संज्ञा देते हैं। सीसा युक्त जल के सेवन से मांसपेशियों, पाचन संस्थान व केंद्रीय नाड़ी संस्थान से संबंधित रोग हो जाते हैं। सीसे के शरीर में पहुंचने से ये बीमारियां हमारे सामने आती हैं, जिसमें मांसपेशियों से संबंधित बीमारियां, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां, केंद्रीय नाड़ी सिस्टम जो जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को सामने आती हैं। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं, हड्डियों व जोड़ों में दर्द होने लगता है, पैर घुटनों से बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं आदि दुष्प्रभाव देखे जाते हैं जब कभी भी जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है। तो इस प्रकार के दुष्परिणाम मानवीय शरीर में देखे जाते हैं। आपने कभी देखा होगा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर जहां पर फ्लोराइड की मात्रा भूमिगत जल में ज़्यादा है, वहां के निवासियों जो लगातार उस फ्लोराइड युक्त जल का प्रयोग कर रहे हैं, उनके दांतों के ऊपर धब्बे पड़ चुके हैं। तो ये प्रमाणित करता है कि उस क्षेत्र के जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। फ्लोराइड अनुसंधान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की 1987 की रिपोर्ट के अनुसार अनेक विकासशील देश दूध, पेयजल, टूथपेस्ट तथा नमक में फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि के कारण अनेक जन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अभी सामने आया जो रिपोर्ट आई कि कई विकासशील देश ऐसे हैं जिसमें दूध, पेयजल, टूथपेस्ट आदि में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इन सब चीज़ों का लगातार उपयोग करने से ये फ्लोराइड उनके शरीर में पहुंच जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के फ्लोराइड जनित रोगों को जन्म देता है। राजस्थान में विशेषकर अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, नागौर, पाली व बीकानेर जिलों में जल में फ्लोराइड के प्रदूषण से फ्लोरोसिस रोग की समस्या विकट रूप ले चुकी है। अब ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां के पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इस जल का लगातार उपयोग करने से वहाँ के निवासियों के शरीर में ये फ्लोराइड पहुँच जाता है, जिससे कि ख़ास तौर से जो फ्लोराइड के उपयोग से जो रोग सामने आता है उस रोग का नाम है फ्लोरोसिस। वहाँ पर इस रोग की बहुत ज़्यादा मात्रा देखी गई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोगी इस रोग के पाए जाते हैं। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से नाइट्रेट्स जल में संचित होने लगते हैं। ये जल जब पीने के लिए काम में लिया जाता है तो नाइट्रेट शरीर में पहुंचकर विषैले नाइट्राइट्स में बदल जाता है। अब क्या होता है कि रासायनिक उर्वरकों के अंदर हम देखते हैं कि भाई नाइट्रोजन युक्त विभिन्न प्रकार के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये उर्वरक जब कभी भी वर्षा जल के साथ या अन्य माध्यमों से आसपास के जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं तो ये नाइट्रेट्स वहां जल में जमा होने लगते हैं और जब ये जल पीने के काम में लिया जाता है तो ये नाइट्रेट शरीर में पहुंच जाते हैं और ये पहुंचे हुए नाइट्रेट शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के अन्य यौगिकों में बदल जाते हैं, जो कि शरीर में अनेक प्रकार के रोग व विकार उत्पन्न करते हैं। ये रुधिर की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी ला देते हैं, जिससे मेट हेमोग्लोबिनेमिया नामक गंभीर रोग हो जाता है। अब होता क्या है कि नाइट्रेट्स जैसे शरीर में जाते हैं तो शरीर में जो रुधिर होता है उसका प्रमुख कार्य परिवहन का होता है, जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों, विभिन्न कोशिकाओं तक लेके जाता है। तो ये नाइट्रेट्स जो रुधिर की ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे मेट हेमोग्लोबिनेमिया नामक रोग सामने आता है। नाइट्रेट विषैलीकरण राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। कीटनाशी रसायनों से प्रदूषित जल के प्रयोग को अत्यधिक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। आर्सेनिक विषयुक्त पेयजल के प्रयोग से अंगों की क्षति,
त्वचा रोग व कैंसर जैसी बीमारियां सामने आती है। जब आर्सेनिक जो एक प्रकार का विषैला तत्व होता है जल में पहुंच जाता है और उस जल का उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है, तो अंततः इस प्रकार का एक विषाक्त पदार्थ शरीर में पहुंचने के पश्चात जो शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनको क्षति पहुंचाता है, त्वचा के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। बांग्लादेश में 12 लाख कुएं तथा 2,40,00,000 लोग आर्सेनिक की समस्या से ग्रसित हैं, क्योंकि इस प्रकार के पदार्थ उनके शरीर के अंदर जल प्रदूषण के द्वारा पहुंचे हैं। उन्होंने प्रदूषित जल का प्रयोग पेयजल के रूप में किया और ये विषाक्त पदार्थ उनके शरीर में पहुंच गया। रेडियोधर्मी प्रदूषकों युक्त जल से अनेक गंभीर रोग होते हैं। इससे वृक्क, नेत्र, त्वचा, तंत्रिका तंत्र, फेफड़े, जनन ग्रंथियां आदि पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ते हैं और एक लंबे समय तक अनेक विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। रेडियोधर्मी तत्व ट्रिटेनियम से प्रदूषित जल का प्रयोग करने पे विकृत शिशु पैदा होते हैं। अब जो एक तत्व है ट्रिटेनियम, इस तत्व से प्रदूषित जल का प्रयोग करने से विकृत शिशु यानी जन्मजात विकृति लिए हुए शिशुओं की उत्पत्ति होती है, अर्थात जन्मजात विकृति वाले शिशु पैदा होते हैं। वाहित मल से प्रदूषित जल के प्रयोग से विभिन्न सूक्ष्म जीवी शरीर में पहुंचकर हैजा, पेचिश, टाइफाइड, अतिसार, पोलियो, आंत्र दोष आदि विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। जब ये गंदा जल होता है वो शुद्ध जल में जाके मिलता है तो उसे प्रदूषित कर देता है, और मलमूत्र द्वारा जब प्रदूषित होता है तो जल, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव अर्थात बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर में पहुंचकर अनेक जीवाणु जनित रोग जैसे हैजा, पेचिश, टाइफाइड, अतिसार, पोलियो आदि को उत्पन्न करते हैं। दूसरा आता है वनस्पति पर प्रभाव। अभी तक हमने प्रदूषित जल का मानव पर प्रभाव पड़ा, अब हम देखते हैं कि भाई वनस्पति के ऊपर इस प्रकार के प्रदूषित जल का क्या प्रभाव पड़ता है। वनस्पति पर प्रदूषित जल का अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। जलीय पादप इससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अब जो पादप जल में रहते हैं, खास तौर से जो प्रदूषित जल के अंदर पादप उगते हैं, उनका सबके ऊपर सबसे ज्यादा इस प्रदूषित जल का प्रभाव पड़ता है जलीय वनस्पति पर। उर्वरकों के कारण जल में नाइट्रेट व फास्फेट के मिश्रित होने से शैवालों की तीव्र वृद्धि होने लगती है। अब क्या होता है, जब कभी भी प्रवाहित जल के साथ मृदा अपरदन के साथ रासायनिक उर्वरक उन जलीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, तो ये उन रासायनिक उर्वरकों के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम नाइट्रेट व फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, ये जल की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। अब जल के अंदर विद्यमान जो वनस्पति है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान वनस्पति है, वो उसके अंदर खास तौर से शैवालों की बहुत तेजी से वृद्धि होने लगती है और धीरे धीरे ये वृद्धि उस संपूर्ण जलीय क्षेत्र को वो शैवाल घेरने लगते हैं और अंततः इतना ज्यादा प्रदूषण फैल जाता है तो कई बार तो उस संपूर्ण जलीय क्षेत्र की मृत्यु तक भी हो जाती है। बैक्टीरिया जनित अपघटन तीव्र होने से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। अब क्या होता है, जब धीरे धीरे बैक्टीरिया जनित अपघटन तीव्र हो जाता है जल के अंदर, तो वहां पे जो जल में के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम होने लगती है। जब जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जल में रहने वाले जीवों की ऊपर बड़ी समस्या आ जाती है। कुछ डायटम्स व शैवाल के अलावा प्रदूषित जल में अधिकांश पादप नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब जल इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाता है तो केवल वहां पर कुछ एक प्रकार की वनस्पति, जिसमें एक तो शैवाल और दूसरे डायटम्स ही बच पाते हैं, और इसके अलावा अन्य प्रकार की वनस्पति इस प्रदूषित जल में अपना जीवन खो देती है और वो नष्ट हो जाती है। जल की संपूर्ण सतह शैवालों से ढक जाने पर सूर्य प्रकाश जल में नहीं पहुंच पाता। इससे जलीय पादपों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ एक ऐसे जलीय पादप हैं जो कि जलीय सतह पर नीचे की ओर पाए जाते हैं, पर इस प्रकार से जल के अंदर जब शैवालों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है तो शैवाल खास तौर से जल के अंदर विलगित रूप से या जल की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, तो वो संपूर्ण रूप से उस जलीय सतह को ढक लेते हैं या जल की पारदर्शिता को इतना कम कर देते हैं कि प्रकाश
नीचे तक नहीं पहुंच पाता, और जब प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है तो नीचे उगने वाली वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से नहीं कर पाती और वो अवरुद्ध हो जाती है उसके अंदर सूर्य की किरणों के पहुंचने से, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले उष्ण जल के उच्च तापक्रम के प्रति कम सहनशीलता रखने वाले जलीय पादप नष्ट हो जाते हैं। कई बार औद्योगिक संयंत्रों से जब जल का प्रयोग शीतलन के रूप में किया जाता है तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ये जल आसपास के संयंत्रों में छोड़ा जाता है तो वहाँ पे कई पादप ऐसे होते हैं जो इस गर्म जल को सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रवाहित जल के साथ बहकर आने वाले प्रदूषकों के जलाशय में निक्षेप से जड़ों वाले पौधे नष्ट होने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, इस जल के साथ जो प्रदूषक तत्व आते हैं वो अंततः जाके उस जलाशय की तली पर जम जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो पौधे हैं, वो जड़ों वाले पौधे हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। उद्योगों से बहिर्स्राव से प्रभावित क्षेत्रों में बहुत कम पौधे ही जीवित रह पाते हैं। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक बहिर्स्राव देखे जाते हैं वहाँ की जलीय वनस्पति पर यह देखा गया है कि वहाँ पर बहुत कम ही पौधे जीवित रह पाते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण वन संपदा को अत्यधिक हानि होती है। अब आप जानते हैं कि अम्लीय वर्षा से तात्पर्य है अम्ल के रूप में वर्षा का होना, अर्थात वर्षा के अंदर अम्ल ऊपर से नीचे बरसता है। ये स्थिति तब आती है जब विभिन्न प्रकार के कल कारखानों द्वारा धुएं के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने वायु प्रदूषण में पढ़ा था, और वो सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प के साथ क्रिया कर H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड धरातल पर वर्षा के रूप में बरसता है तो ऐसी क्रिया को हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। जंतुओं पर प्रभाव। अगला जो दुष्प्रभाव हम देखते हैं, हमने मानव के ऊपर दुष्प्रभाव देखा, वनस्पति के ऊपर दुष्प्रभाव देखा। अब हम ये देखते हैं कि जल प्रदूषण का जंतुओं के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के समान ही अन्य प्राणियों पर भी जल प्रदूषण का प्रभाव देखा जाता है, अर्थात दूषित जल का प्रभाव देखा गया है। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव जलीय प्राणियों पर पड़ता है। जो जीव जल के अंदर रहते हैं उनके ऊपर जल प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है। उद्योगों के प्रदूषणकारी बहिर्स्राव से समुद्री सतह पर तेल के फैल जाने से व समुद्रों में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों से अनेक जीव मर जाते हैं। अब ये देखा गया है कि ऐसे जलीय क्षेत्र जिनके आसपास औद्योगिक नगर या औद्योगिक इकाइयां होती हैं, वहां से जो बहिर्स्राव किए जाते हैं उसके कारण, समुद्री सतह पर विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण जब पेट्रोलियम व अन्य तेल फैल जाता है तो उसके कारण, और समुद्रों में किए जाने वाले परमाणु विस्फोटों के कारण अनेक जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। कृषि में प्रयुक्त कीटनाशी रसायन तथा उद्योगों के अपशिष्ट जल में मिश्रित रसायन जलीय जीवों को हानि पहुंचाते हैं। कृषि में प्रयुक्त विभिन्न कीटनाशक के रसायन तथा उद्योगों के अपशिष्ट जल में मिश्रित जो रासायनिक तत्व होते हैं वो जलीय जीवों को हानि पहुंचाते हैं और गहरी हानि पहुंचाते हैं। उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले हानिकारक रसायनों के कारण पेरियार नदी के निचले भाग में मछलियों की संख्या लगातार घट रही है। ये एक अध्ययन के रूप में सामने आया जब ये देखा गया कि पेरियार नदी के आसपास जो औद्योगिक संयंत्र लगे हैं उन औद्योगिक संयंत्रों द्वारा रिसाव के कारण वास्तव में उस नदी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये देखा कि उस नदी के अंदर इसके दुष्परिणाम के कारण, इनके दुष्प्रभावों के कारण लगातार मछलियों की संख्या घट रही है। गंगा तट पर स्थित फूलपुर के रासायनिक खाद के कारखाने द्वारा छोड़े जाने वाले प्रदूषित जल के प्रभाव से लगभग 16 किलोमीटर तक मछलियां मर जाती हैं। अब ये देखा गया है कि जो गंगा नदी के तट पर फूलपुर में रासायनिक खाद का कारखाना है उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़े जाते हैं उसके दुष्परिणाम इतने घातक हैं कि उस इकाई से 16 किलोमीटर की दूर तक की मछलियां और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इतने ज़्यादा घातक दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम हैं उन अपशिष्ट पदार्थों के जो कि इस रासायनिक खाद के कारखाने से बहिर्स्रावित होते हैं आसपास के जलीय
स्रोतों में, खास तौर से गंगा नदी में। इस प्रकार हुगली नदी में भी अत्यधिक प्रदूषण के कारण अब अधिक मछलियां नहीं रह पाई। अभी देखा गया है कि हुगली नदी के अंदर भी जो अत्यधिक प्रदूषण फैला है औद्योगिक संयंत्रों द्वारा या अन्य कारकों द्वारा, तो वहां के अंदर जो प्राकृतिक रूप से जलीय जीव पाए जाते हैं, खास तौर से मछलियां, उनकी संख्या अब अधिक नहीं रही है। अरल सागर में मछलियों के मरने का प्रमुख कारण सरदरिया तथा आमू दरिया नदियों के साथ बहकर आने वाले उर्वरक व कीटनाशी रसायन है। अब ये देखा गया है अरल सागर में जो मछलियों की मृत्यु हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो वहां पर जो गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों के साथ बहकर आए जो उर्वरक व कीटनाशी पदार्थ हैं, उनके दुष्प्रभावों के कारण, दुष्परिणामों के कारण वहां पे लगातार मछलियों की संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट आई है। प्रदूषित जल में शैवालों की अधिक वृद्धि होने पर जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। जब मैंने ये बताया था, आपको अच्छे से पढ़ाया है, जब जल के अंदर उर्वरक या जो उर्वरक पहुंचते हैं तो जो उनमें पोषक तत्व होते हैं वो वहां पर प्राकृतिक रूप से उगने वाली वनस्पति, खास तौर से शैवालों की अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं, और इस अत्यधिक वृद्धि के कारण उस क्षेत्र के जलीय स्रोत में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा में लगातार कमी आने लगती है, जिससे वहां पर रहने वाले जलीय जीवों की श्वसन क्रिया बाधित होती है और अंततः उनकी मृत्यु होने लगती है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको जल प्रदूषण द्वारा फैलने वाले 2 दुष्प्रभावों पर टिप्पणी लिखनी है। प्रत्येक दुष्प्रभाव के ऊपर आपको अधिकतम 100 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। ये एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है। इसमें दोनों टिप्पणियों की शब्द सीमा 150 से 200 शब्दों के मध्य होना चाहिए। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।